कहकर हम रात को 1:30 बजे वहाँ एक रावी सदन था उसमें चले गए। रात हमने जैसे तैसे वहाँ काटी और सुबह 11 बजे से अनुराग जी की यात्रा शुरू थी, क्योंकि वहां तो इतनी हाइप हो गई थी उस सारे के बाद कि पूरे का पूरा शहर बाहर आ गया था। तो जहां ये रुके थे वहां से सभा स्थल तक पहुंचने में इनको 3.5 घंटे लगे। तब हम लोग भी रैली में आ गए। रैली को एड्रेस करके हम लोग कहा कि ठीक है, हमने कल चुनौती दी थी, हम चलेंगे। हम तीनों तो थे ही, तब तक पंजाब के प्रभारी हैं शांता कुमार जी, वो भी वहां पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि मैं भी चलता हूँ, रैली में चलूंगा। रैली में गए। जब वो रैली में संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा भी देखो, मैं तो पंजाबी में 53 कहा, उन्होंने कि मैं तो 53 का सत्याग्रही हूँ और इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप तीनों ही अनुराग के साथ नहीं जाओगे, मैं भी जाऊंगा, मुझे भी लेके जाना। जी ठीक है, आपको भी लेके जाएंगे। और वहां से हम लोग अनुराग जी के रथ में चढ़े उस रैली को संबोधित करने के बाद, और वो 70% वाला पुल पंजाब का था, पूरा हो गया। जैसे हम जम्मू कश्मीर वाले साइड में गए तो वहां उन्होंने पूरी पुलिस खड़ी कर रखी थी और गाड़ियां लगा रखी थी कि हम इस पुल के आगे आपको जाने नहीं देंगे। वो पुल बहुत छोटा और संकरा है। तो हम 500 कार्यकर्ताओं का पहला जत्था लेकर वहां से चले थे कि पुल कमजोर है, एकदम से अगर 7-8 हजार कार्यकर्ता आ जाएंगे तो पुल फूटने का भी खतरा है। वहां एकदम वो ऊपर एक गरीबदास करके वहां के डीआईजी वो ऊपर आए और उन्होंने कहा कि साहब आपने 144 तोड़ी है, मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। हमने कहा 144 कहाँ तोड़ी, हम तो राष्ट्रीय ध्वज लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार का यही आदेश है। और वहां उन्होंने हमको गिरफ्तार कर लिया, 500 के 500 कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार कर दिया। वहां उन्होंने 5 अलग अलग जगहों को जेल घोषित किया, अलग अलग जगह कार्यकर्ताओं को और हम लोगों को मिला करके 5 जगह पर उन्होंने रख दिया। लेकिन जो आज घटा, मतलब कल वाले 2 प्रश्न हो गए। एक उन्होंने कहा कि वो एब्डक्शन है जो हमको लेकर के वहां से आए। पहला ये कि क्या हमें प्रवेश करना वर्जित है। लेकिन आज जो घटा मित्रों, वो झंडा फहराने का सवाल नहीं है। 144 की धारा श्रीनगर में लगी है, लाल चौक में लगी है, रवि जी यहाँ बैठे हैं, एडवोकेट बहुत बड़े अरुण जी यहाँ बैठे हैं। 144 में भी 5 लोगों की तो अनलॉफुल असेंबली चाहिए। क्या कहीं भी जहां 144 लगी है, एक व्यक्ति अपने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर निकले, ये कौन से कानून का उल्लंघन है? और मैं आपको बताना चाहूंगी कि झंडा फहराने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेसी सांसद ने करवाया। नवीन जिंदल कोर्ट में गए थे, उन्होंने जाकर के ये कहा कि ये जितने हमारे कौमी त्योहार हैं, केवल राष्ट्रीय इमारतों पर झंडा फहराया जाता है। हर व्यक्ति अपने घर पर अगर झंडा लगाना चाहता है तो उसको इजाजत होनी चाहिए। उस दिन आप अपने पर्सन पर यानी बॉडी पर भी झंडा लगाकर आप चल सकते हैं, ये आपको अधिकार है। तो क्या जम्मू कश्मीर में आप अपनी बॉडी पर तिरंगा लगा के नहीं चल सकते, अपने हाथ में झंडा उठा के नहीं चल सकते? क्योंकि जाने वाले लोग 5-5 नहीं थे, एक अकेला व्यक्ति पीयूष गुप्ता सुबह 7 बजे अकेला झंडा लेकर गया था, उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 3 लोग गए, उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 6 लोग निकले, उनको गिरफ्तार कर लिया। नहीं, वो तो बाद की बात बता रहे। और ये बाद में ये जो 13 लोग आए, उनको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, आपने गिरफ्तार कर लिया 144 में, ये भी समझ में आती है। जब 24 घंटे पूरे हो जाए, या मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर दो या रिलीज कर दो। लेकिन इतनी बेरहमी से पीटोगे। अभी शिखा का फोन आया मुझे, उसने बताया कि आरपी सिंह की कंडीशन इतनी खराब है कि मुझे नहीं मालूम, कुछ भी हो सकता है। उसके वर्ड्स थे, ही इज इन अ वेरी बैड शेप, रादर क्रिटिकल। क्या गुनाह किया उन्होंने? राष्ट्रीय ध्वज लेकर जम्मू कश्मीर की धरती पर जाना अपराध है क्या, गुनाह है क्या? आपने लाल चौक पे झंडा नहीं फहराने दिया, 144 लगाया, एक बात। लेकिन अगर कोई कार्यकर्ता केवल हाथ में ध्वज लेकर जम्मू कश्मीर की धरती पर निकलता है तो उसे आप अपराध, इतना बड़ा अपराध मानोगे? वो कहते हैं कि अंदर जाकर के गालियां देते थे, इतनी गंदी गंदी गालियां दी और इतनी बुरी तरह से मारा है उनको। ये जो हमारे साथ बच्चा एक आया, अभी ये जो 8 लोग आए, उनके साथ एक अल्पेश लवासा करके जो लड़का आया, दोनों हाथ उसके तोड़ दिए। वो करा रहा था दर्द में, लेकिन चेहरे पर दर्द व्यापने नहीं दे रहा था। उतरते ही उसको हमको फोर्टिस में ले जाना पड़ा। और वो जो 13 लोग वहां गए हैं, क्योंकि उनको लगा कि ये 4-4:30 बजे कैसे हो गया, वो तो सब ढीले पड़ गए थे। उन 12 लोगों को तो फट्टर करके रख दिया, इतनी बुरी तरह उन्हें मारा। तो ये वो प्रश्न है
जो यक्ष प्रश्न बनकर के हमारे सामने खड़े हो गए हैं, और इनका जवाब सरकार को भी देना होगा, इनका जवाब देश उनसे मांगेगा। जब अलगाववादी लाल चौक पर तिरंगा जलाते हैं तो गिरफ्तारी तक नहीं होती, और जब राष्ट्रवादी झंडा केवल हाथ में लेकर निकलते हैं तो उन्हें केवल गिरफ्तार नहीं किया जाता, उन्हें पीट पीट कर अधमरा कर दिया जाता। जब अलगाववादी यहाँ आकर के भाषण करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, लेकिन अगले दिन जब कश्मीरी पंडित प्रतिक्रिया स्वरूप जाकर के जंतर मंतर पर खड़े होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। ये कौन सी सरकार है? ये कैसा गणतंत्र है? इमरजेंसी में तो सारा प्रतिपक्ष अंदर था, इसलिए समझ में आती है, लेकिन अडवाणी जी इमरजेंसी के पहले और इमरजेंसी के बाद ये पहली घटना है कि देश गणतंत्र दिवस का समारोह मना रहा था और आपके दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष बंदी बना करके रखे गए थे, जेल में थे। क्या गुनाह, क्या अपराध? राष्ट्रीय ध्वज जिसकी शान बान के लिए करोड़ करोड़ लोग स्वतंत्रता के संग्राम में अपने प्राणों की बलि दे गए, इसको हमने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को स्वीकार किया। लाल किले पर इसे फहराकर हमने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। आज उस लाल किले को हाथ में लेकर चलना गुनाह हो गया है। ये वो सवाल हैं जो इस यात्रा के बाद खड़े हुए हैं, और इन सवालों का जवाब लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार लड़ाई लड़ती रहेगी, और इस सरकार को ये जवाब देने होंगे। देश इनसे ये जवाब मांगेगा। इसलिए ये जो वैचारिक लड़ाई 1953 में शुरू हुई थी, उसका ये तीसरा पड़ाव इस यात्रा के माध्यम से समाप्त हुआ है। लड़ाई समाप्त नहीं हुई, लड़ाई उस दिन समाप्त होगी जिस दिन हिंदुस्तान का हर एक बच्चा जम्मू कश्मीर में जाकर के अपने हाथ में झंडा लेकर, राष्ट्रीय तिरंगा लेकर के गणतंत्र दिवस पर निकल सकेगा, और कोई उसको पकड़ने पकड़ने या मारने नहीं आएगा। ये लड़ाई उस दिन समाप्त होगी मित्रों। अभी इसका तीसरा पड़ाव समाप्त हुआ है, और मैं अनुराग ठाकुर को बधाई देती हूँ कि ये तीसरी यात्रा लेकर के जो वो गए, बहुत ही सफलता से उसका समापन करके आज लौटे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।